लगेगा, और इसको स्प्रिंग की तरह मानेंगे तो इसमें के एक्स फोर्स ऊपर लगेगा। यहाँ से हमारा इसका एक्स आ जाएगा, उनको इक्वल कर देंगे। अब हम लोग वर्क डन बाय एम जी निकालेंगे। एम जी का वर्क डन होगा फोर्स इंटू ये कितना डिस्प्लेस हुआ, इतना ही डिस्प्लेस हुआ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इंटू दिस। हम लोग पोटेंशियल एनर्जी स्टोर निकालेंगे, स्ट्रेन एनर्जी। वो इसको स्पिन की तरह ट्रीट कर लेंगे तो वो हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक्स हो जाएगा एफ बाई के, मतलब एम जी बाई के स्क्वायर आएगा, के कैंसिल हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल, और इसमें के का वैल्यू डाल देंगे तो ये आएगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई 2k, के इज वाई ए बाई एल। तो ना इस सिस्टम में, इस पूरे सिस्टम में एम जी ने इतना वर्क डन किया, एम जी ने सिस्टम के ऊपर इतना वर्क डन किया, तो सिस्टम का एनर्जी इतना बढ़ना चाहिए, जितना वर्क डन करता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। लेकिन इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इतना ही बढ़ा, तो जो रिमेनिंग पार्ट है, ये रिमेनिंग पार्ट हीट लॉस पे जाएगा। हाँ सर, समझा। मैं वो एक स्मॉल का टर्म है वो देख लेना, स्मॉल एल के टर्म में नहीं किया मैंने, वाई ए के टर्म में कर दिया। ये जो डेल्टा एल है ये स्मॉल एल ही है, मैंने तो दूसरे टर्म में कर दिया, बट कंसेप्ट यही है। हाँ सर, हो जाएगा। सिस्टम में एमजी ने इतना वर्क डन किया तो सिस्टम का एनर्जी इतना इंक्रीज होना चाहिए था, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इतना ही बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ा नहीं क्योंकि रुक गया, बाकी जो है ना वो सभी कॉस्ट में चला गया। एनी मोर डाउट्स? सरफेस टेंशन में पार्ट 1 का E4। पार्ट 1 का A4, हाँ, उसमें से वो आंसर गलत आ रहा है। ये जो पतला वायर है उसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और इनके बीच का सेपरेशन है 0.5 सेंटीमीटर, और इसके बीच में एक सूप फिल्म है। अब इस वायर के बीच में डिस्टेंस हमें 1 मिलीमीटर बढ़ाना है, तो वर्क डन पूछा है, तो वो सेम चीज है क्या, मतलब इसके वायर के बीच में डिस्टेंस अगर 1 मिलीमीटर बढ़ाना है तो ये इस सरफेस के पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, सरफेस का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, और जितना सरफेस का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा। ऐसे भी कर सकते हैं या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से भी कर सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से कर देता हूँ, या फिर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लगेगा वो लगेगा सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, और यहाँ पे देखो ऊपर हवा है, यहाँ पे फिल्म है, अपनी पीछे भी हवा है, तो मैंने कहा था सरफेस का मतलब क्या होता है, जो लिक्विड और एयर के बीच का कॉमन सरफेस होता है। तो यहाँ पे ना दो सरफेस है, एक यहाँ ऊपर की तरफ, एक पीछे की तरफ, दोनों सरफेस में फोर्स लगेगा, इस सरफेस टेंशन वाला, तो 2T × L हो जाएगा, तो वर्क डन हो जाएगा 2। ये वाला थोड़ा समझा नहीं, ये उसने तो सिर्फ लिक्विड पे तो लगा रहा है, उसमें दूसरा सरफेस का समझा नहीं। जैसे ये दो वायर है, ये लिक्विड है, अगर मैं यहाँ से देखूंगा ना तो वायर तो मुझे एक ऐसे दिखाई देगा, वायर हमें ऐसे दिखाई देगा, और लिक्विड हमें ऐसे दिखाई देगा। लिक्विड का थिकनेस बहुत कम होगा,
बट कुछ तो होगा। यहाँ पे एयर है, यहाँ पे एयर है और यहाँ पे लिक्विड है। तो देखो एक ये भी सरफेस है और एक ये भी सरफेस है, तो सरफेस टेंशन वाला फोर्स इस सरफेस में भी लगेगा और इस पे भी लगेगा। हाँ सर समझ गया। हो जाएगा सर, मेरा वही गलती हो रही है। ठीक है, डबल आंसर आएगा तुम्हारा जो है उसका डबल आएगा। B2। B2 ना, बॉम्बे 2। हाँ सर। ये वही है कि उस सरफेस का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं, तो जितना पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा। सर नहीं, इसमें भी यही था कि उसने पहले लिखा है बबल और फिर लिखा है सोप बबल, तो दोनों का तो डिफरेंट होगा ना, मतलब एक में टी होगा दूसरे में 2T होगा ना, कि बबल इन एयर लिखा है तो। बबल का मतलब भी अंदर अंदर एयर है। बबल और सोप बबल एक ही चीज है। बबल मतलब अंदर एयर, सोप बबल में भी अंदर एयर होता है, बबल में भी अंदर एयर होता है। पहले वो एकदम और सर अगर एक बबल को मैं वाटर में रखता हूँ तो उसका एक ही सरफेस आएगा ऐसा। हाँ वो अलग बात है। अच्छा ठीक है सर, ये यही वो चीज़ फिर में थोड़ा ये सब कंफ्यूजन हो रहा था 2-3 क्वेश्चन। ठीक है सर, हो जाएगा हो जाएगा। सरफेस टेंशन में और किसी को कोई डाउट? सर ड्रॉपलेट और बबल मतलब थोड़ा अलग होता है ना, मतलब ड्रॉपलेट मतलब पूरा भरा हुआ रहेगा ना। ड्रॉपलेट मतलब अंदर भरा हुआ होता है। हाँ सही सर। बबल मतलब अंदर हवा होता है। सर B6। B6 कौन पूछ रहा डाउट? सर मैं शांतनु। शांतनु। B6 इसमें वही होगा कि जैसे ये जो भी है कंटेनर है जिसमें एक सर्कुलर होल है, इसको जब हम लिक्विड के अंदर डालेंगे ना, तो पूछा है कि इसको कितना अंदर तक डालने के बावजूद भी इस कंटेनर के अंदर पानी नहीं घुसेगा, तो उसका हाइट एक बार हम लोग h एज्यूम कर लेते हैं। अब इसमें होगा क्या कि ड्यू टू सरफेस टेंशन लिक्विड का सरफेस एक स्ट्रेच रबड़ की तरह बिहेव करता है और एक दूसरे के साथ अटैच रहना चाहता है। जब इसको अंदर डालेंगे तो लिक्विड का जो सरफेस है वो ऐसे ऐसे हो जाएगा, बट वो अंदर नहीं जाएगा। मतलब ये पूरा ऐसे स्ट्रेच रबड़ की तरह बिहेव करेगा तो अंदर नहीं जाएगा। अंदर कब चला जाएगा? जब यहां का प्रेशर यहां से ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ का प्रेशर तो P0 है क्योंकि हवा भरा हुआ है अंदर। यहाँ का प्रेशर भी P0 है, यहाँ का प्रेशर भी P0 है। सॉरी, नहीं P0 नहीं है। यहाँ का प्रेशर कितना है? P0 प्लस रो GH है क्योंकि H नीचे आ गए। और यहाँ का प्रेशर भी
पी नॉट प्लस रो जी एच है। अब ये सरफेस कब होने की वजह से एक वो सरफेस टेंशन की वजह से भी प्रेशर का चेंज आएगा। तो अगर ये जो प्रेशर का जो डिफरेंस है ये अगर 2T/R से ज्यादा हो गया तो बबल का पानी ना घुस जाएगा। यहाँ से आ जाएगा GH इज ग्रेटर देन 2T/R, तो यहाँ से H आ जाएगा ग्रेटर देन 2T/ρgr। आंसर ये दिया हुआ है क्या? हाँ इस तरह। हाँ पार्ट 2 का B7। पार्ट 2 का A1। पार्ट 2 का A1। हाँ सर। ये अनिश ने क्या शेयर ग्रुप में चैट में डाला? ये तो वो है ना कि सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड का सरफेस स्ट्रेच रबड़ की तरह बिहेव करता है। तो अगर मैं इसको पंचर कर दिया, मतलब यहाँ से लिक्विड का वो सोप का फ्लेम है उसको हटा दूं, तो ये वाला जो पार्ट है इसको तो मैंने पंचर कर दिया, ये वाला पार्ट स्ट्रेच रबड़ की तरह बिहेव कर रहा है। ये अपने आप को फिर से नेचुरल लेंथ में लाना चाहेगा, तो ये वाला अपना एरिया को कम करना चाहेगा, ये वाला अपना एरिया को कम करना चाहेगा, तो इसका शेप ऐसा कुछ होगा। हाँ सर समझा। और क्या पूछा था पार्ट 2 का? सर B2 भी बता दीजिए पार्ट 2 का। वेट, सेक्शन ए में भी एक बोल रहा था ना कोई, शांतनु? सर पार्ट 2 का B7 बोल रहे। B7 और B2 चाहिए।
B2 B7, B2 पहले बता देता हूँ। एक वाटर ड्रॉप है जिसका रेडियस आर मान लेते हैं। इसको हमने छोटे छोटे 8 ड्रॉप्स में ब्रेक कर दिया। अब इसमें जब वॉल्यूम कंजर्व करोगे, इसका वॉल्यूम लिखना और इसके 8 ड्रॉप्स का टोटल वॉल्यूम लिखना, वो तो उतना ही रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये रेडियस आधा आ रहा है क्या, R/2 आ रहा है। वॉल्यूम इक्वल करेंगे तो यहाँ पे 8 है तो क्यों बनेगा। तो इसका जो छोटा ड्रॉप बनेगा उसका रेडियस R/2 आ जाएगा। हाँ सर, ये आ रहा है, R/2 अब आ जो रहा प्रेशर, हाँ प्रेशर डिफरेंस होता है वो 2T/R होता है। अब R हाफ हो गया तो प्रेशर डिफरेंस डबल हो जाएगा। है। हाँ सर, समझ गया। इन्होंने उल्टा पूछा है तो हाफ हो जाएगा। तो बिगर ड्रॉप का प्रेशर पूछा है तो छोटे ड्रॉप का डबल हो रहा है तो बिगर ड्रॉप का आधा होगा। B2 और बी क्या था नेक्स्ट? B7 सर। B7 टेम्परेचर कांस्टेंट रखता है, इन्होंने बोल दिया अंदर का। तो ये सिलेंडर है, इसमें पिस्टन है और इसके अंदर एक सोप बबल है। इस सोप बबल के पास एयर है जिसका प्रेशर P1 है अंदर का और रेडियस R है। अब पूछा है कि अंदर का प्रेशर, नहीं अंदर का प्रेशर P1 नहीं है, प्रेशर यहाँ का P1 है और रेडियस इसका R है। अब पूछा है कि कितना प्रेशर तक इसको हम लोग कंप्रेस करें ताकि इसका साइज आधा हो जाए। साइज आधा होने से रेडियस भी आधा हो जाएगा। तो बस और टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है हमें ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ का प्रेशर P1 है तो यहाँ का प्रेशर हो जाएगा P1 प्लस 4T/R। ये तो इनिशियल प्रेशर है अंदर का। सिमिलरली बाद का देखेंगे तो बाद में ये प्रेशर P2 हो गया तो ये अंदर का प्रेशर हो जाएगा P2 प्लस 4T/R/2। ये बाद का अंदर का प्रेशर आ गया। ये मैंने बबल के अंदर का प्रेशर निकाला है। अब क्योंकि बबल के अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P1 V1 मस्ट बी इक्वल टू P2 V2। मतलब P1 वॉल्यूम को लिख देंगे 4/3 R क्यूब, R1 क्यूब शुड बी इक्वल टू P2 R2 क्यूब। तो ये P1 है अंदर का प्रेशर इंटू R क्यूब मस्ट बी इक्वल टू P2 अंदर का प्रेशर इंटू R2 क्यूब। यहां से P2 आ जाएगा। आंसर क्या दिया हो? साइज ज्यादा ए किया ऑप्शन दिया हुआ है सर। नहीं, हाँ ए दिया हुआ है ना, हाँ ए आ रहा है, हाँ ठीक है।
सर वो क्वेश्चन में स्लो पुशिंग ऑफ द पिस्टन से क्या मतलब था? मतलब हाँ, स्लोली करना पड़ेगा, तभी तो क्वासी स्टैटिक होगा, तभी तो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, तभी हम ये सब कंसेप्ट लगा सकते हैं। केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा ना सेंस से। हाँ, और सर ये आपने P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लिखा है, वो बबल के अंदर के लिए लिखा है ना, अंदर वाले पार्ट के लिए? हाँ, बबल बबल के लिए लिखा, बबल के अंदर के लिए लिखा। हाँ ठीक है सर। सर ये P2 प्लस 24T/R लिखा है। नहीं, 2 into 4 है। तो सर आंसर वही थोड़ी है। आ रहा होगा, करके देख। हाँ, आ रहा है। अच्छा हाँ, सॉरी हाँ सर आ रहा है। मैं वो AT मल्टीप्लाई। और कोई डाउट है किसी को एक्सरसाइज हाँ 1 में सर, सफिशिएंट? पार्ट 3 भी बता दीजिए ना। बोलो क्या डाउट है। हाँ सर, पार्ट 3 में डाउट है। सर एक बार एक एक करके पार्ट 3 में सारी क्या बता दीजिए ना, अच्छा जनरल में कैसे देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन तुम लोगों ने किया होगा कि अगर बड़ा ड्रॉप को छोटे ड्रॉप में करेंगे तो उसका सरफेस एनर्जी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? बड़े ड्रॉप को अगर छोटे ड्रॉप में ब्रेक करेंगे तो उसका सरफेस एनर्जी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? सर अभी जब हम इसको बड़े ड्रॉप से छोटे ड्रॉप में हम बोल रहे हैं, तो हम लोग एक बड़े ड्रॉप को जब हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं कि छोटे ड्रॉप्स में ब्रेक कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं? यहाँ से यहाँ पहुंच गया है, मतलब ब्रेक कर रहे हैं ना इंक्रीज सर? होगा कि डिक्रीज होगा? सरफेस एनर्जी इंक्रीज होगा। तो निकाल के देख लेना, एक ड्रॉप लेना जिसका रेडियस r है, इसको 2 इक्वल ड्रॉप्स में कन्वर्ट करना, ब्रेक करना, इसका रेडियस निकालना और सरफेस एनर्जी देखना। सरफेस एनर्जी हमेशा इंक्रीज होता है, बड़े ड्रॉप को छोटे ड्रॉप में रखते हैं तो सरफेस एनर्जी हमेशा इंक्रीज होता है। तो इसका रीजन ये भी बोल सकते हैं, मतलब कोई ड्रॉप ऐसे ही है, वो अपने आप ब्रेक हो जाता है क्या? ऐसा नहीं होता है। और दो छोटा छोटा ड्रॉप को एकदम पास में ले आएंगे, टच कर देंगे, तो वो ज्वाइंट होके बड़ा ड्रॉप बनेगा कि नहीं? हाँ बनेगा। हाँ सर बनेगा। हाँ, तो अब वो अपने आप ज्वाइंट होके बड़ा ड्रॉप बन रहा है और सब लोग चाहते हैं कि उस अपना एनर्जी को मिनिमम रखे। तो ये जो छोटा ड्रॉप ज्वाइंट होके बड़ा ड्रॉप बन रहा है, तो सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो रहा होगा कि इंक्रीज हो रहा होगा? सब लोग चाहते हैं कि अपना एनर्जी मिनिमम रखे, तो ये ऐसे ज्वाइंट होके बड़ा ड्रॉप बन रहा है, तो ये अपना एनर्जी कम कर रहा होगा, तो ये सरफेस एनर्जी डिक्रीज होगा। और ये अपने आप टूटता नहीं है, इसको हमें तोड़ना पड़ता है, मतलब इसका एनर्जी बढ़ रहा होगा। ठीक है, अब सरफेस एनर्जी इंक्रीज हुआ तो सरफेस का जो एनर्जी है बढ़ गया, पोटेंशियल एनर्जी। अब वो एनर्जी आया कहाँ? वो बेसिकली हीट एनर्जी से आया, मतलब हीट, उसका टेम्परेचर को कम होना पड़ेगा। टेम्परेचर कम होकर जितना भी एक्स्ट्रा एनर्जी है ना, वो सरफेस एनर्जी को बढ़ाने में यूज होगी।
तो सर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में क्या मतलब डिफरेंस है? क्या ऑप्शन ये तो ऑप्शन ए हुआ ना, तो ऑप्शन ऑप्शन मतलब ए और डी में क्या डिफरेंस है? वो छोड़ो, अभी ए हो गया, अब वो अभी डी में पहुंचे नहीं ना, उसके बाद पूछना है ए में कोई डाउट है? नहीं सर। इसमें दोनों हो गया कि अगर बड़ा ड्रॉप को छोटे ड्रॉप में करेंगे तो सरफेस एनर्जी इंक्रीज होगा और टेम्परेचर कम होगा, और छोटे ड्रॉप से बड़े ड्रॉप में करेंगे तो सरफेस एनर्जी डिक्रीज होगा और सरफेस एनर्जी डिक्रीज होगा तो जितना एनर्जी कम होगा वो उसका टेम्परेचर को बढ़ा देगा। तो ए भी हो गया, बी भी हो गया। सी, स्प्रेइंग ऑफ लिक्विड, सेम चीज, लिक्विड को स्प्रे कर रहे हैं तो उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वो एक ही बात है कि बड़े ड्रॉप से छोटे ड्रॉप में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, बड़े ड्रॉप से छोटे ड्रॉप में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फिर से वही होगा कि सरफेस एनर्जी डिक्रीज होगा और टेम्परेचर इंक्रीज होगा। फिर डी ऑप्शन में है splitting of bigger soap bubble into smaller soap bubble of same thickness same रखा। ये थोड़ा सा गड़बड़ है। एक बबल है, इसका रेडियस r मान लेते हैं और थिकनेस की मान लेते हैं। इसको छोटे बबल में हम लोग ब्रेक करते हैं, दो बबल बना देते हैं जिसका रेडियस स्मॉल आ रहा है और थिकनेस सेम रखना है टी। अब यहाँ पे जो लिक्विड का वॉल्यूम है सोप का और यहाँ पे जो वॉल्यूम है उसको सेम होना पड़ेगा। यहाँ पे वॉल्यूम है 4πr² इंटू टी, इसका सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, और यहाँ वॉल्यूम है 4πr² इंटू टी, बट 2 है इसलिए इंटू 2 कर देंगे। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा स्मॉल r इज कैपिटल R/√2। जो नया बबल है उसका रेडियस इतना आ जाएगा। अब हम लोग सरफेस एनर्जी देखते हैं। यहाँ पे जो सरफेस एनर्जी होगा वो हो जाएगा 4πr² इंटू टी, सरफेस टेंशन इंटू एरिया देते हैं सरफेस एनर्जी, बट इसके पास दो सरफेस है तो ये डबल कर देंगे। यहाँ पे सरफेस एनर्जी निकालेंगे तो ये आएगा 4π स्मॉल r² का वैल्यू डाल देंगे हम, कैपिटल R²/2 इंटू टी, सरफेस टेंशन इंटू एरिया सरफेस एनर्जी देता है, बट इस बबल के पास दो एरिया है तो इंटू 2 कर देंगे। और ऐसे दो बबल है तो ये जो सरफेस एनर्जी लेफ्ट वाले बबल का निकाला, राइट वाले का भी इतना ही आएगा तो इंटू 2 और कर देंगे। अब ये हमारा 8 आया नंबर और ये नंबर भी हमारा 8 आया। अब देखो सरफेस एनर्जी चेंज हो रहा है क्या? नहीं सर। तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा और सरफेस एनर्जी भी चेंज नहीं होगा। ये अलग से क्वेश्चन दिया मतलब यहाँ पे ऐसा हो रहा है। सर सरफेस एनर्जी सेम होने का ऐसा कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है ना? क्या सरफेस एनर्जी का भी मतलब सेम होने का ऐसा कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जनरलाइज करके हाँ इस समय सेम रहेगा, उसको चेक करना पड़ेगा। जनरली ऐसा होता नहीं कि एक बबल, दो छोटा बबल बनता है ना तो उसका थिकनेस चेंज होता है। इन्होंने बोला कि स्पेशली थिकनेस सेम रखो तो फिर ठीक है, सरफेस एनर्जी भी चेंज नहीं होगा। और किसी को कोई डाउट है? एटलीस्ट एक्सरसाइज 1 करो। आप लोग एक्सरसाइज 1 नहीं कर रहे हो, फिर कैसे आप लोगों का जेईई में मार्क्स आएगा? मुझे नहीं समझ में आता है।
एक्सरसाइज 1 तो सबसे बेसिक है। आज हम क्या स्टार्ट करना था, कौन सा चैप्टर? SHM ऐसे चलो, ठीक है। अब लोग एसएचएम, स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव के बाद 11 के क्या क्या चैप्टर्स बच रहे हैं? सर ग्रेविटेशन तो सर करा रहे हैं, आरबीडी भी तो सारी 12th में करा होता है। रहे और सर, आरबीडी और बचा है। सर RBD तो मेरे ख्याल बाकी से हो गया ना आना पड़ जाएगा, क्योंकि सर को भी बहुत टाइम लगेगा मुझे, मार्च तो निकल सर मतलब जैसे अभी ना जेपीएन सर के 12th पास के तो बहुत ही सारा मैग्नेटिज्म पूरा बचा है सर। मैग्नेटिज्म है, आरबीडी है, EMF, EMI, करंट है, DC। कैपेसिटर है, एक जन बोलो, एक इंडक्टर, जन बोलो, सब है एक जन सर। बोलो, एक जन बोलो। सर जेपीएन सर के पास बहुत कुछ है। अभी मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हुआ तो अभी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हुआ, उसके बाद मैग्नेटिज्म पूरा, मैग्नेटिक फील्ड, आरबीडी है, करंट है, कैपेसिटर है, वो सब इंडक्टर वगैरह है। और ग्रेविटेशन अभी सर पढ़ा नहीं वाले नेक्स्ट उसमें। वेव ऑप्टिक्स भी है। सर तो एसी, हाँ सर तो एसी और वेव ऑप्टिक्स आप करा दीजिए ना, अगर इसके बाद होता है तो स्ट्रिंग साउंड। देखते हैं वो। एसी तो नहीं होता है क्या? एसी तो वैसे मैग्नेटिज्म चाहिए नहीं, उसके लिए। AC आप तो वेव लास्ट में ऑप्टिक्स होता करा था, दो, EMI पढ़ने के बाद। आप वेव ऑप्टिक्स करा दीजिए सर। या सर वो जो बाद में छोटे पहले एक बार टॉपिक्स होते हैं सर, वो आप RBD भी करवा मेजरमेंट और दीजिए। एरर, उसका सर, हाँ, वो सभी बचा है। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हो गया है ना? हाँ सर रेडियस सर बोल रहे थे कि अगर जेपीएन सर को मतलब क्या? आरबीडी पढ़ाना है तो फिर आप करंट वगैरह सब टॉपिक्स अभी ही निकाल दो मार्च में, मतलब वो जल्दी होना चाहिए, ऐसा आइडिया सर ने बोला कि करंट जितने भी छोटे हाँ टॉपिक्स है ना, ठीक है, पहले को ये तो करंट कराने दो। और एसी है, तो वो सब आप करा दो ना, तो फिर जेपीएन सर आरबीडी करा देंगे। आरबीडी जेपीएन सर करा देंगे, आप करंट वगैरह पढ़ा दो। अभी ये कर लेते हैं एसएचएम, स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव, उसके बाद पूछेंगे कब कैसे क्या करना है। सर, ये तीनों सिंपल हार्मोनिक मोशन। अरे ऐसे मुझे नहीं पता और यार, मैं पढ़ाते रहता हूँ, जब खत्म होता हो जाता है। और नहीं बोलो तो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता, तुम लोगों के ऊपर भी डिपेंड करता है, तुम लोग कितना जल्दी समझ रहे हो, कितना ये है, तुम लोग कितना डाउट पूछ रहे हो, वो सब भी तो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एसएचएम, एसएचएम किसको कहते हैं वो बाद में समझेंगे। सबसे पहले पीरियोडिक मोशन। ये किसको कहते हैं, सबको पता होगा शायद से। पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, एक ही मोशन सेम मोशन सेम टाइम इंटरवल में रिपीट होता है। जैसे कि यूसीएम, यूसीएम में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो हर बार कंटिन्यूअसली सर्कुलर मोशन करते रहता है, उसको जो टाइम लगता है वो भी सेम रहता है, सेम मोशन सेम टाइम रिपीट हो, उसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक मोशन। ऑसिलेटिंग मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन। आगे पीछे वाला मोशन, जो भी आगे पीछे हो रहा है उसको ऑसिलेटरी कहते हैं। एग्जाम्पल, पेंडुलम,
वो आगे पीछे होता रहता है, ठीक है। अब ये ऑसिलेटरी में सिर्फ आगे पीछे होना चाहिए तो ऑसिलेटरी कहेंगे। इसमें जरूरी नहीं है कि मोशन सेम रहे, और ये भी जरूरी नहीं कि टाइम भी सेम लगे, ये सब कोई जरूरी नहीं, बस आगे पीछे होना चाहिए तो हम उसको ऑसिलेटरी कहेंगे। अब नेक्स्ट है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका मैं डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, बड़ा सा डेफिनेशन है, डेफिनेशन पर काम करनी है, बट इसको समझो। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ना, वो ऑसिलेटरी मोशन का एक स्पेशल केस है। मतलब मोशन को सिंपल हार्मोनिक होने के लिए पहले तो ऑसिलेटरी होना ही पड़ेगा। तो अगर कोई भी ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है, वो या तो लीनियर हो सकता है, मतलब स्ट्रेट लाइन में, या फिर एंगुलर हो सकता है, मतलब रोटेशनल मोशन आरबीडी वाला। तो कोई भी अगर ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, तो उसमें एक टर्म आता है मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसको एसएचएम में तो मीन पोजीशन ही कहते हैं। मीन पोजीशन मतलब यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, या फिर यहाँ पे नेट टॉर्क 0 है, यहाँ पे ये टॉर्क जैसे रोटेट कर रहा है और यहाँ पे फोर्स की वजह से आगे पीछे मूव कर रहा है। तो मीन मोशन ऐसा है जब ऑब्जेक्ट अगर मीन पोजीशन से डिस्प्लेस है, मान लो कुछ एक्स डिस्प्लेस्ड है, तो उस पे जो नेट फोर्स लगना चाहिए ना, वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन लगना चाहिए। और वो नेट फोर्स को उस डिस्प्लेसमेंट से प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तो फिर मोशन एसएचएम होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मतलब ऑसिलेटरी मोशन। एसएचएम कब होता है? जब भी ड्यूरिंग ऑसिलेटरी मोशन अगर ऑब्जेक्ट मेन पोजीशन से डिस्प्लेस्ड है, मान लो एक्स डिस्प्लेस्ड है, तो उस पे नेट फोर्स एक तो टुवर्ड्स पोजीशन लगना चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन ये है कि उसको मेन पोजीशन से प्रोपोर्शनल होना, ये मेन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है उससे प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो मोशन एसएचएम होगा। अब लीनियर एसएचएम नेट फोर्स आ जाता है, ये रोटेशनल कर रहा है, एंगुलर एसएचएम कर रहा है, तो इसमें आ जाएगा नेट टॉर्क। तो अगर मैं मेन पोजीशन से थीटा डिस्प्लेस करूं, उस पे जो नेट टॉर्क है ना, वो इस तरफ लगना चाहिए, टुवर्ड्स मेन पोजीशन। और इस नेट टॉर्क को थीटा से प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तो फिर ये भी एसएचएम। अब प्रोपोर्शनल को हटा के इक्वल टू लगाऊंगा तो ये कांस्टेंट आएगा। और देखो x डायरेक्शन और f का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसको अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में दिखाना है तो x और f जो है वो वेक्टर है, उसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा। तो ये एसएचएम का फोर्स वाला इक्वेशन है। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे तो वो थीटा जो है वो क्लॉकवाइज है और टॉर्क जो है क्लॉकवाइज लग रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो प्रोपोर्शनल को हटा के इक्वल टू लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा क्योंकि थीटा और टॉर्क अपोजिट है। ये है हमारा लीनियर एसएचएम और ये हमारा एंगुलर एसएचएम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएचएम का बेसिक कंसेप्ट है कि मोशन एसएचएम होता कब है। एक चीज याद रखना, एसएचएम होने के लिए पहले तो ऑसिलेटरी होना पड़ेगा। तो इन ऑसिलेटरी मोशन अगर ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से डिस्प्लेस्ड है तो उस पे नेट फोर्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन लगना चाहिए, और उस नेट फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तो मोशन एसएचएम है। लीनियर के लिए वैलिड है, एंगुलर के लिए वैलिड।
सर एफ नेट एक्स के प्रोपोर्शनल कैसे? डाउट है तो पूछ लो। एक्स एफ नेट एक्स के प्रोपोर्शनल है नहीं, अगर है फिर मोशन एसएचएम होगा, नहीं है तो फिर नहीं होगा एसएचएम। मतलब एसएचएम होने के लिए एक कंडीशन है कि होना चाहिए तब एसएचएम होगा, नहीं होगा नहीं होगा। मैं ये नहीं बोला कि एफ नेट एक्स के प्रोपोर्शनल है, मैं ये बोला कि अगर एफ नेट एक्स के प्रोपोर्शनल आया तो मोशन एसएचएम है। ऑल्सो वो नेगेटिव साइन वाला पार्ट बताइए। नेगेटिव साइन ये है कि मतलब अगर मैं इसको वेक्टर जैसा मानूं, इसको भी वेक्टर जैसा मानूं, तो इन दोनों वेक्टर का अपोजिट डायरेक्शन है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस साइन। माइनस साइन से ये बता रहे हैं कि जो एफ है वेक्टर मानूं, एक्स को वेक्टर मानूं, तो एफ जो है वो एक्स वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन। माइनस साइन फोर्स का डायरेक्शन बता रहा है कि फोर्स एक्स के अपोजिट डायरेक्शन है। फोर्स का वैल्यू तो कि एक्स ही है, माइनस साइन उसका डायरेक्शन बता रहा है। और किसी को कोई डाउट? ठीक है, मोशन एसएचएम कब होता है? जब ऑसिलेटरी मोशन में अगर ऑब्जेक्ट मेन पोजीशन से डिस्प्लेस्ड है तो उस पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो टुवर्ड्स मेन पोजीशन लग रहा है और वो मेन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है उससे प्रोपोर्शनल है, तो मोशन एसएचएम होता है। ये सिंपल सी चीज याद रखो। ठीक है, अब एसएचएम में फोर्स कितना होता है? माइनस के इंटू एक्स। ये एसएचएम का फोर्स वाला इक्वेशन है। अब इस फोर्स से अगर मैं एक्सलेशन निकालूंगा तो वो आ जाएगा माइनस के बाय एम इंटू एक्स। इस एक्सलेशन को मैं लिख सकता हूँ माइनस अंडर रूट ऑफ के बाय एम होल स्क्वायर इंटू एक्स। ये जो अंडर रूट के बाय एम है ना, इसको एक नया नाम दे देते हैं, वो है ओमेगा। तो एक्सलेशन जो आ गया वो आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जहां पे ओमेगा कितना है? अंडर रूट ऑफ के बाय एम। और यहां से हम के निकालेंगे, के कितना आ जाएगा? एम ओमेगा स्क्वायर। फिर उल्टा लिख देता हूँ, एम ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू देखेंगे तो वो कितना आएगा? के। तो ये एसएचएम में एक्सेलरेशन का इक्वेशन है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं d2x बाई डी टी स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन आता है। तो ये हमारा है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको सॉल्व करना हमारे सिलेबस में नहीं है, बट इसको फिर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये जो a आया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ए को लिख सकते हैं हम b डी वी बाई डी एक्स। यहाँ से v इंटीग्रेट करके v निकाल दो एज अ फंक्शन ऑफ x, फिर v को लिखो dx बाई डी टी। यहाँ से इंटीग्रेट करके x निकाल लो एज अ फंक्शन ऑफ d। वो तुम लोग ट्राई करना, आ जाएगा, बट मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि वो हमारा फिजिक्स में कोई खास जरूरी नहीं है। ठीक है, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आया। इसका जो सॉल्यूशन होता है ना, वो होता है x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट साइन इनटू ये ओमेगा आता है t प्लस सम कांस्टेंट। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आता है, इसको कहते हैं हम इक्वेशन ऑफ। ये बेसिकली इसका सॉल्यूशन है।
तो ये एसएचएम का फोर्स का इक्वेशन है, ये एसएचएम में एक्सेशन का इक्वेशन है, ये एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ एसएचएम। देखिए डिस्प्लेसमेंट दिया है यहाँ पे ए और फाई कुछ कांस्टेंट है और ओमेगा हमारा ऑलरेडी आ चुका है रूट के बाय एम में। किसी को डाउट है यहाँ तक कुछ? नो सर। अब एसएचएम में पहले तो हम लोग इस इक्वेशन का हर टर्म को अच्छे से समझेंगे, हर टर्म क्या बता रहा है उसको बहुत अच्छे से समझेंगे, फिर आगे चल के हम लोग बाकी चीज करेंगे। तो पहले हम लोगों का मतलब ऑलमोस्ट काफी टाइम इस इक्वेशन में जाएगा, इस इक्वेशन का हर टर्म को समझने में। ठीक है, इस इक्वेशन का हर टर्म को समझने से पहले तो हम लोग मेन पोजीशन समझ लेते हैं। मेन पोजीशन मैंने अभी जब बता रहा था तो मैंने कहा था मेन पोजीशन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? यहाँ पे नेट फोर्स 0 इसका दूसरा नाम है, हाँ इसका दूसरा नाम है इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसका मतलब होता है एफ नेट 0। कभी भी मेन पोजीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऑब्जेक्ट एसएचएम कर रहा है और उसका मुझे मेन पोजीशन ढूंढना है। मेन पोजीशन मैं कैसे ढूंढूंगा? मैं एक ऐसा जगह ढूंढूंगा जहाँ पे नेट फोर्स 0 हो रहा है, फिर वो मेन पोजीशन होगा। बहुत सिंपल है, मेन पोजीशन कभी भी ढूंढना है तो ऐसा जगह ढूंढो जहाँ पे नेट फोर्स 0 है, यहाँ पे भी नेट फोर्स 0 होगा, वही मेन पोजीशन। लीनियर एसएचएम में, एंगुलर एसएचएम में नेट टॉर्क 0 है और नेट फोर्स 0 है तो एक्सीलरेशन भी 0 आएगा मेन पोजीशन का। और जो डिस्प्लेसमेंट हम लोग मेजर करते हैं ना वो मेन पोजीशन से लेते हैं, तो अगर ऑब्जेक्ट मेन पोजीशन में है तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा, बट ये सब छोड़ो, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। बस इतना याद कर लो कि मेन पोजीशन कैसे ढूंढते हैं, जहाँ पे नेट 0 होता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रीम पोजीशन। मेन पोजीशन को शॉर्ट में हम लोग एमपी लिखते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन को शॉर्ट में हम लोग ईपी लिखते हैं। अब जब जो ऑब्जेक्ट एसएचएम करता है ना तो वो बेसिकली ऑसिलेट करता है तो फिर वो आगे जाके वापस आता है, और ये वाले जो दो चीज होते हैं ना उसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, क्योंकि ये सबसे एक्सट्रीम में है। अब ना ये आगे जाके वापस आ रहा है, और वापस आ रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा? 0। हाँ, आगे जाके रुकेगा, रुक के फिर वापस आएगा। सिमिलरली आगे जाके रुकेगा, रुक के वापस आएगा। तो कभी भी एक्सट्रीम पोजीशन ढूंढना होता है ना तो हमें पता है कि एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी 0 होता है। कभी भी हमें एक्सट्रीम पोजीशन ढूंढना है तो ऐसा पॉइंट ढूंढो जहाँ पे वेलोसिटी 0 है। जहाँ पे भी वेलोसिटी 0 है वो एक्सट्रीम पोजीशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन पोजीशन ढूंढना है तो नेट फोर्स 0 का हैंड ढूंढो, एक्सट्रीम पोजीशन ढूंढना है तो वेलोसिटी 0 का हैंड ढूंढो, उससे दोनों मिल जाएगा। और ये जो एसएचएम स्ट्रिंग वेव साउंड वेव चैप्टर है, ये जिसके कम मार्क्स आ रहे हैं ना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि तुम लोगों को रफली आइडिया होगा कि 3 चैप्टर के ऑलमोस्ट कितना मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं तीनों मिला के। बारह मार्क्स 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं।
10-12 मार्क्स तो फिक्स्ड है ना इसका। और ये 3 चैप्टर ऐसे हैं कि ये बाकी चैप्टर से इतना रिलेटेड नहीं है। मतलब तुम सिर्फ एसएचएम और वेव करोगे ना, बाकी चैप्टर नहीं भी करोगे तो भी वो जितने भी क्वेश्चंस इसके आएंगे वो तुम लोग से होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये बहुत छोटा चैप्टर है, तीनों बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और वेटेज बहुत ज्यादा है। तो ये तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। फिजिक्स में सारे छोटे छोटे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट माने जाते हैं क्योंकि बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और जनरली सारे छोटे छोटे चैप्टर का बाकी चैप्टर से रिलेशन इतना नहीं होता है। वो कर सकते हैं अलग से, सारे हीट वाले चैप्टर्स, वेव वाले चैप्टर्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत अच्छे से करना तो एटलीस्ट 4-5 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो होंगे, उससे 10-12 मार्क्स तो बढ़ेंगे और 10-12 मार्क्स में कितना रैंक बढ़ेगा तुम लोगों को आइडिया तो हो गए। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। अब इसको नाम डिस्प्लेसमेंट दिया गया है बट एक्चुअल में ना ये हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पॉइंट, वैसा डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ये बेसिकली पोजीशन है। वो भी कहाँ से है? मीन पोजीशन से। मतलब मीन पोजीशन को ओरिजिन माना हुआ है और ये उसका पोजीशन। जैसे पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उसका यहाँ पे मेन पोजीशन से डिस्टेंस है या फिर पोजीशन है, इसी को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट नाम दिया है बट ये एक्चुअल में पोजीशन है। ये इसका इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन बता रहा है। कोई 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं बता रहा है, ये इसका पोजीशन बता रहा है जहाँ पे मेन पोजीशन ओरिजिन की तरह बिहेव कर रहा है। और यहाँ का डिस्प्लेसमेंट जो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये एक पोजीशन का कि 2 पोजीशन के बीच का है। क्या सर? ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये 1 पॉइंट का है कि 2 पॉइंट के बीच का है, इसके लिए डिफाइंड है। पॉइंट के बीच में 2 पॉइंट के बीच का। हाँ वो तो है बट बेसिकली उन लोगों को रेक्टिलिनियर का डिस्प्लेसमेंट पता है? रेक्टिलिनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन, जैसे ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इस पॉइंट का पोजीशन मतलब ये डिस्टेंस है कि नहीं? हाँ सर। ये पोजीशन जो है वो इस पॉइंट का है ना, वो इसके लिए डिफाइंड है। और यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये पोजीशन है कि डिस्प्लेसमेंट है? डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये दोनों पोजीशन के बीच का है। ये डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के लिए डिफाइंड है और ये पोजीशन इसके लिए डिफाइंड है। तो पोजीशन 1 पॉइंट का होता है, डिस्प्लेसमेंट 2 पॉइंट के बीच का होता है। वैसे ये भी 2 पॉइंट के बीच का है, मेन पोजीशन और जनरल पॉइंट के बीच का, बट मेन पोजीशन तो हमेशा फिक्स्ड है ना, तो ये इस पोजीशन इसके लिए डिफाइंड है। इसका डिस्प्लेसमेंट मतलब इसी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, इसका पोजीशन। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये सिर्फ इस पोजीशन का है। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड। जिसको हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। इस फिगर में x का सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? 1 है कि 2 है कि 3 है? 3। से 3 है। और इस इक्वेशन से देखेंगे x का सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा? ए आएगा।
एक्स का मैक्स ए आएगा, एक्स का मैक्सिमम वैल्यू ए है यहाँ पे, पर एक्स का मैक्सिमम फिगर में हमें दिखता है कि ये चीज है। ये जो एक्स का मैक्सिमम वैल्यू है ना, इसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, और ये वाला डिस्टेंस होता है। तो एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या है? डिस्टेंस बिटवीन मेन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। मेन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। वो बेसिकली एक्स का सबसे मैक्स वैल्यू है। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? सारा टर्म को अच्छे से समझना है। नेक्स्ट है टर्म एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा टी आ रहा है ना, उसमें जो ओमेगा है उसको हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वो जो ओमेगा होता है वो 2 पाई एफ के इक्वल होता है, और वो 2 पाई बाई टाइम पीरियड के भी इक्वल होता है। और अभी हमने देखा भी था कि एसएचएम में ओमेगा कितना आ जाता है? रूट के बाय एम। ये हमेशा ही होता है, एसएचएम का ओमेगा है। उस टर्म को एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और इसका जो यूनिट आएगा वो आएगा रेडियन पर सेकेंड। हो गया। नेक्स्ट टर्म है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में जितना ऑसिलेशन हो रहा है उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1, ये सब पहले पढ़ रखा होगा, या फिर ओमेगा बाय 2 पाई। ये फ्रीक्वेंसी का बेसिक फॉर्मूला है। एसएचएम का ओमेगा भी हमने पढ़ा था, के बाय एम होता है। तो एसएचएम का फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1 बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ के बाय एम। ये हमारा फ्रीक्वेंसी आ गया एसएचएम का। इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? हर्ट्ज या फिर सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। इसको हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। इसका बेसिक मतलब हो टाइम वन ऑसिलेशन, और टाइम पीरियड का बेसिक फॉर्मूला होता है 1 बाई एफ या फिर 2 पाई बाई ओमेगा। और एसएचएम का ओमेगा हमें ऑलरेडी पता था, रूट के बाय एम है, उसको यहाँ पे डाल देंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ये एसएचएम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ऑब्वियसली इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा? सेकंड आएगा, क्योंकि टाइम पीरियड है।
यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। तो एसएचएम के इक्वेशन में ये चीज क्या होता है हमने ये समझा, ये चीज क्या होता है हमने समझा। ये टाइम पीरियड है कि यहां से वहां तक जाने का टाइम है, एक घड़ी में जो टाइम दिखा रहा है वो टाइम है। घड़ी में जो टाइम होता है वही है वो। हाँ, ये कोई स्पेशल टाइम नहीं है, ये तो हमारा इंस्टेंटेनियस टाइम है जो घड़ी में दिखा रहा है। ध्यान रखना, ये कोई यहाँ से वहां तक जाने का टाइम नहीं है, कोई टाइम पीरियड नहीं है, बस घड़ी में जो दिखा रहा है वही टाइम। इसको लिख लो, वॉच टाइम। ठीक है, ये जो है घड़ी का टाइम है। ये भी हमने समझ लिया। अभी हमें और क्या समझना है? अब ना पार्टिकल जब एसएचएम करेगा तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा कि वेरी करेगा? वेरी करेगा। वेरी करेगा। और इस इक्वेशन से वेलोसिटी कैसे निकले? इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। हाँ, तो नेक्स्ट हम लोग एसएचएम जब पार्टिकल जब एसएचएम कर रहा है तो उसका वेलोसिटी निकाल रहे हैं, कितना होगा। वो वेलोसिटी एक्स को डिफरेंशिएट करके आ जाएगा। डिफरेंशिएट करना हमें आता है, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा वेलोसिटी आएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। ये हमारा वेलोसिटी आएगा। अब इसको देख के समझ में आ रहा है कि ये जो ए ओमेगा वाला टर्म है ये क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी। ये है मैक्सिमम वेलोसिटी। तो हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी कितना आ गया? ए ओमेगा। पर जब पार्टिकल एसएचएम करता है ना तो उसका मैक्सिमम वेलोसिटी इतना होता है ए ओमेगा। और मिनिमम वेलोसिटी मतलब इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा? इसी का नेगेटिव वाला। नहीं, वेलोसिटी स्केलर है कि वेक्टर है? वेक्टर है, जीरो लेंगे फिर मिनिमम। तो वेक्टर, वेक्टर में माइनस साइन तो उसका डायरेक्शन बता रहा है। तो इस ये लेफ्ट में तो ये राइट में, वैल्यू तो दोनों का सेम है। ये भी मैक्सिमम है और ये मैक्सिमम है। ए ओमेगा भी मिनिमम है, माइनस ए ओमेगा भी मैक्सिमम। माइनस साइन उसका डायरेक्शन बता रहा है। इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो जीरो आएगा। तो मिनिमम वेलोसिटी कितना आएगा? जीरो आएगा। अब हमें पता है कि एसएचएम में एक्स इतना होता है और वी भी हमारा आ गया। अब ये मैं कर देता हूँ, चलो। हमें एक चीज और पता है कि साइन स्क्वायर समथिंग प्लस कॉस स्क्वायर समथिंग 1 होता है। यहां से हम लोग साइन निकालते हैं। साइन का वैल्यू कितना आ रहा है? x बाय ए।
तो साइन का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ से हम लोग कॉस निकालते हैं, तो कॉस का स्क्वायर कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से अगर हम लोग बी निकालेंगे ना तो वो बी आएगा ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ के याद रखना। ये फॉर्मूला भी वेलोसिटी दे रहा है, ये फॉर्मूला भी वेलोसिटी दे रहा है। ये फॉर्मूला जो वेलोसिटी दे रहा है वो एज अ फंक्शन ऑफ क्या दे रहा है, टाइम। टाइम, मतलब टाइम का फंक्शन में वेलोसिटी बता रहा है। मतलब हमें टाइम पता है तो हम वेलोसिटी बता देंगे उस फॉर्मूले से। और ये फॉर्मूला वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। हाँ डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है तो हम वेलोसिटी बता देंगे। तो हम लोग पता करते हैं। मान लो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ये उसका मीन पोजीशन है और ये दोनों उसका एक्सट्रीम पोजीशन है। तो मुझे इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट पता है, इस पॉइंट का एक्स कितना है, 0। इस पॉइंट का एक्स 0 है। तो यहाँ पे एक्स को, अब एक्स 0 है तो v आ जाएगा हमारा इस पॉइंट का, एक्स को 0 डाल दो तो v कितना आएगा, ओमेगा ए। ए ओमेगा। और हमें पता है कि ये जो v a ओमेगा आ रहा है ये मैक्सिमम वेलोसिटी आ रहा है। अब इस पॉइंट का भी हमें x पता है, इस पॉइंट का x a है तो x को a डाल दो, फिर से v आ जाएगा। अब v कितना आएगा, 0 आएगा। ये मिनिमम वेलोसिटी आ रहा है। सिमिलरली इस पॉइंट का x माइनस a है, x को माइनस a यहाँ पे डाल दो, v फिर से 0 आ जाएगा, मिनिमम वेलोसिटी होगा। ये भी याद रखना है कि ड्यूरिंग एसएचएम वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होता है, मीन पोजीशन पे होता है, और कितना होता है, ए ओमेगा। ये याद करना है, ड्यूरिंग एसएचएम वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होता है, मीन पोजीशन में होता है, और कितना होता है, ए ओमेगा। एंड ड्यूरिंग एसएचएम वेलोसिटी मिनिमम कहाँ पे होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, और कितना होता है, 0। और देखो ये फॉर्मूला का मेरा यूज क्या आया, ये फॉर्मूला में मुझे ऑब्जेक्ट में एसएम कर रहा था उसका पोजीशन पता था कि वो मेन पोजीशन में है, वो एक्सट्रीम पोजीशन में है, ये या फिर वो कहीं और है। अब पोजीशन पता था तो मैंने वेलोसिटी निकाल लिया। तो मुझे एक्स पता था, उससे मैंने v निकाल लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये ऑब्जेक्ट एसएचएम कर रहा है, मुझे उसका पोजीशन पता है। ऑब्जेक्ट एसएचएम कर रहा है, मुझे उसका पोजीशन पता है, तो उस पोजीशन का वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सेकंड वाला। हाँ ये वाला फॉर्मूला। ये स्पेशली याद रखना, अगर ऑब्जेक्ट एसएचएम कर रहा है उसका अगर मुझे पोजीशन पता है तो उस पोजीशन का वेलोसिटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं, जो कि क्लिक नहीं करता है। और उसका उल्टा भी, अगर ऑब्जेक्ट एसएचएम कर रहा है तो उसका मुझे वेलोसिटी पता है, हमें ये पता है कि वेलोसिटी अलग अलग पोजीशन में अलग अलग होता है, तो ये पर्टिकुलर वेलोसिटी कोई एक पोजीशन में होगा। अब मुझे ये वेलोसिटी पता है तो उसको मैं इस फॉर्मूले में डालूंगा ना तो मेरा वो पोजीशन आ जाएगा जहाँ पे वो वेलोसिटी है। तो ऑब्जेक्ट अगर एसएचएम कर रहा है उसका वेलोसिटी पता है, तो हम इस फॉर्मूले से वो वेलोसिटी किस पोजीशन में है वो निकाल सकते हैं। और बहुत रेयरली कभी कभार ये फॉर्मूला कभी भी ओमेगा नहीं देता, क्योंकि ओमेगा तो बेसिकली रूट के बाय होता है। बहुत रेयरली कभी कभार ऑब्जेक्ट एसएचएम कर रहा है, उसका पोजीशन भी पता है और उस पोजीशन का वेलोसिटी पता है, तो फिर इस फॉर्मूले से एसएचएम का एम्पलीट्यूड आ जाता है। ये फॉर्मूला बहुत काम का फॉर्मूला है और क्लिक नहीं करता है। तो ये सब चीजें अच्छे से समझ के याद रखना पड़ेगा कि एसएचएम ऑब्जेक्ट जब एसएचएम करता है उसके अलग अलग पोजीशन का वेलोसिटी अलग अलग होता है। कोई वेलोसिटी जो बेसिकली डिराइव होता है वो एक्स को डिफरेंशिएट करके आता है, और ये होता है, ये वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला है जो कि टाइम का फंक्शन है।
फिर इसको और इसको मैंने कुछ कुछ करके एक और फॉर्मूला डिराइव कर लिया। ये वेलोसिटी दे रहा है बट एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। मतलब अगर मुझे पोजीशन पता है तो उस पोजीशन का वेलोसिटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, या फिर अगर हमें वेलोसिटी पता है तो ये वेलोसिटी कौन से पोजीशन में है वो निकालने के लिए भी ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर मुझे पोजीशन भी पता है और उस पोजीशन का वेलोसिटी भी पता है तो एसएचएम का एम्पलीट्यूड निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और ये भी याद रखना कि एसएचएम ड्यूरिंग एसएचएम वेलोसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है और कितना होता है, सबसे कम कहाँ पे होता है और कितना होता है। जैसे कि एक एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट एसएचएम कर रहा है और उसका वेलोसिटी है √3a ओमेगा बाई 2, तो बताना है कि ये कौन से पोजीशन पे है ये वेलोसिटी। ये वेलोसिटी कौन से पोजीशन में, +-a/2। इस v का वैल्यू को यहाँ डालेंगे ना, x सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा +-a/2। +-a/2 है मतलब एक तो राइट साइड में a/2 पे और एक लेफ्ट साइड में a/2। किसी को वेलोसिटी में कोई भी डाउट है? नो सर। इसमें एक चीज छूट गया, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसके पास डायरेक्शन है कि नहीं? हाँ सर, डायरेक्शन है। तो इसका डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? जैसे पार्टिकल यहाँ पे तो इसका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है? राइट साइड। पॉजिटिव आएगा। राइट डायरेक्शन तो, और यहाँ पे है तो -x डायरेक्शन में रहेगा। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट को मैंने वेक्टर दिखाया, इसका डायरेक्शन होता है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देखो हमेशा मेन पोजीशन से अवे होता है। तो हम ऐसे ही याद रखेंगे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, अवे फ्रॉम मेन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट हमेशा अवे फ्रॉम मेन पोजीशन होता है उसका डायरेक्शन, ये याद रखना। अब ना पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, तो पार्टिकल यहाँ पे है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट राइट है कि लेफ्ट है? राइट है। राइट, ऑब्वियसली राइट है। और उसके पास वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, राइट है कि लेफ्ट है? वेलोसिटी लेफ्ट डायरेक्शन में। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, लेफ्ट में? नहीं सॉरी, राइट में है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन लेफ्ट में। वेलोसिटी राइट में है। और कोई आंसर करे? चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है का मतलब क्या होता है? मतलब यहाँ पे वेलोसिटी
आपका डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अरे पार्टिकल ऐसे जंप कर रहा है, तो मान लो वो यहाँ से स्टार्ट किया, फिर ऐसे जा रहा है, फिर एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचा, फिर वापस आ रहा है, फिर एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचा, फिर वापस आ रहा है। तो जब वो यहाँ था ना, तो वो राइट जा रहा है कि लेफ्ट जा रहा है, कि दोनों ही राइट हो जा रहा है सकता ना है? सर, तो राइट में ही होगा वेलोसिटी। कैसे पता चला राइट जा रहा है? तुमको कैसे पता चला? जब वो यहाँ, देखो इस समय अगर वो ऐसे जा रहा है ना, तो इस समय तो वो राइट जा रहा है, तो वापस जब आएगा तो ये यहाँ पे वापस पहुंचेगा तो वो लेफ्ट जाएगा। मैंने तो सिर्फ ये पोजीशन बताया, अब ये राइट जा रहा है कि लेफ्ट जा रहा है कैसे पता चला? आपने नीचे मोशन दिया ये था ना, राइट उसके जाएगा, हिसाब से। नीचे मोशन देने से क्या हुआ? मतलब नहीं मैंने कब का पूछा, तुमको कैसे पता चला? तो पार्टिकल इस पोजीशन में है, इस पोजीशन में वो राइट भी जा सकता है और लेफ्ट भी जा सकता है, तो इसका वेलोसिटी राइट की तरफ भी हो सकता है, लेफ्ट की तरफ भी हो सकता है, हम कुछ नहीं बता पाएंगे। हाँ, मैंने यहाँ पे पूछा होता वेलोसिटी कितना है। हाँ, इस समय मैं वेलोसिटी पूछता कि जब ये ऐसे ऐसे फिगर बना के पूछता यहाँ पे वेलोसिटी किस डायरेक्शन है, तो तुम लोग बोल सकते हो राइट है। इस समय मैं पूछता तो तुम लोग बोल सकते हो लेफ्ट है, क्योंकि मैंने ऐसे फिगर बनाया था कि ये पहले राइट जा रहा है, फिर लेफ्ट जा रहा है, फिर राइट जा रहा है। बट मैंने ये सब मैंने सिर्फ पूछा कि पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और पार्टिकल यहाँ पे है, उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन बताओ, तो वो नहीं बता पाएंगे। ये राइट भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है, डिपेंड कर रहा है कि इस समय पार्टिकल कहाँ जा रहा है। ये पार्टिकल भले यहाँ पे है, बट ये राइट भी जा सकता है और लेफ्ट भी जा सकता है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन, अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, ये वो कुछ होता है कि जिस तरफ जा रहा है उस तरफ होता है बस। जिस तरफ जा रहा है उसी तरफ होता है। ये ध्यान रखना। वेलोसिटी को ऐसे कोई पर्टिकुलर बोल नहीं सकते, हाँ ये हमेशा इस डायरेक्शन में। ऑब्जेक्ट राइट जा रहा है तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी राइट है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट जा रहा है तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी लेफ्ट है। ठीक है, अगर राइट साइड में है, अगर ऑब्जेक्ट मेन पोजीशन के राइट साइड में है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, राइट की लेफ्ट? हमेशा राइट डायरेक्शन में होगा। ऑब्जेक्ट अगर मेन पोजीशन के राइट साइड में है तो उसका वेलोसिटी राइट भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि वो किस साइड जा रहा है वो राइट साइड में, बट वो राइट की तरफ भी जा सकता है, लेफ्ट की तरफ भी आ सकता है। जिस तरफ जाएगा उस तरफ उसका वेलोसिटी होगा। सिमिलरली ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट साइड में है तो उसका डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की तरफ है, बट वेलोसिटी लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि वो कैसे जा रहा है। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? नेक्स्ट लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट ऐसे चल कर रहा है तो उसके अलग अलग, मतलब उसका एक्सेलरेशन, उसके पास एक्सेलरेशन भी होता है और अलग अलग जगह अलग अलग होता है। अब एक्सेलरेशन कैसे आ जाएगा, वो वेलोसिटी को वापस डिफरेंशिएट करके आ जाएगा, उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। तो ये हमारा एसएचएम में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन आ गया। यहाँ पे ना ये वाला जो टर्म है ये तो ऑलरेडी हमारा आ चुका है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये तो हमारा एक्स था, तो हमारा एक्सेलरेशन आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये ऑब्जेक्ट का एसएचएम में एक्सेलरेशन आ गया। अब ये वाला फॉर्मूला देखिए, बताओ एसएचएम में एक्सेलरेशन सबसे मैक्स कहाँ पे होता है? एक्सट्रीम पोजीशंस पे। और उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होता है? टुवर्ड्स मीन पोजीशन। टुवर्ड्स मीन पोजीशन। मैंने पढ़ा था ना एसएचएम में नेट फोर्स का डायरेक्शन हमेशा क्या रहता है? ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन।
और नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा, तो एक्सेलरेशन भी हमेशा क्या होगा, ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होता है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन होता है, और कितना हो रहा है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। माइनस साइन है वो तो उसका डायरेक्शन बता रहा है, और सबसे ज्यादा निकालने के लिए एक्स को सबसे ज्यादा लेंगे, ए ले लेंगे। सिमिलरली सबसे ज्यादा यहाँ पे भी होता है टुवर्ड्स मीन पोजीशन, और ये भी ओमेगा स्क्वायर ए होता है। और सबसे कम कहाँ पे होगा, मेन पोजीशन पे। मेन पोजीशन पे 0 होगा। और कितना होगा, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा कितना, किस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? नहीं, चलो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसको अच्छे से रिवाइज करना, एसएचएम को अच्छे से फील करना, हर चीज को एसएचएम का क्वेश्चन